नमस्कार। हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, वर्णमाला हमारा समाप्त हो गया था। हमें एक पॉइंट करना है शब्दकोश में वर्णों का स्थान, ठीक है। लेकिन वो करने से पहले आज हम लोग शब्दावली देखते हैं। शब्दावली में आज हमें क्या करना है, तो शब्दावली में लोकोक्ति लोकोक्ति करनी है, तत्सम तद्भव लिखा हुआ। अगला सेट हमारा तत्सम तद्भव का होगा। देखो, अच्छा ये बताइए तत्सम तद्भव से क्या समझते हो आप लोग, हिंदी और संस्कृत। अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ गया कि हॉस्पिटल का तद्भव बताइए, या सॉरी अस्पताल का तत्सम बताइए, तो क्या होगा, चिकित्सालय, वैधशाला, हॉस्पिटल, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा हॉस्पिटल। अब आप कहोगे कि मैम हॉस्पिटल तो अंग्रेजी का होता है, तो तत्सम तद्भव असल में होता क्या है उसे समझ लो। थोड़ा सा बता देती हूँ, विस्तार से लिखेंगे हम तब जब हमें शब्दावली करनी होगी, ठीक है, उस समय। अभी के लिए आपको समझना है। नोट बंद कर दिया था क्या? चलो देखो, एक शब्द है तत्सम और एक शब्द है तद्भव। लिखना नहीं है, बस समझ लेना है। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, और यह शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। इस तत् का अर्थ होता है उसके, और इसका उसके का मतलब होता है मूल भाषा, ठीक है। यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी मूल भाषा। तत् का अर्थ क्या हो गया, उसके यानी मूल भाषा। सम का अर्थ हो जाता है समान, और भव का अर्थ होता है बनना या होना। तो आपको अर्थ समझ में आया क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तत्सम शब्द वे होते हैं जो उसके यानी मूल भाषा के समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और तद्भव जो उसके यानी मूल भाषा से बनते हैं, या उनसे होना या बनने का मतलब वही है जो उससे परिवर्तित होकर बने हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द आता है अग्नि, अगर हम शब्द पढ़ते हैं तो ये अग्नि शब्द हमारा क्या है, तत्सम है। क्यों इसे तत्सम कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में अग्नि को अग्नि ही कहा जाता है। तो जब हम हिंदी में अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम कहेंगे कि ये तत्सम शब्द है, ठीक है। इस अग्नि से बदलकर शब्द बना है आग, ठीक है, शब्द बना है आग। तो आग क्या हो गया, वो परिवर्तित होके बना है, यानी अग्नि शब्द से उसका परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन किस तरह से हुआ है, जैसे मान लीजिए एक शब्द आता है, संस्कृत का शब्द है हस्त, तो हस्त शब्द से धीरे धीरे हमारा हस्ता शब्द हुआ, हस्ता से हाथ शब्द बना। तो अब जो हस्ता शब्द आया वो तो बीच में और भाषाओं का है, जैसे पाली, प्राकृत, अगस्त ये है। अब संस्कृत से सीधा हाथ शब्द जो बन जाता है वो हमारा हिंदी का बन जाता है। तो हमने हाथ शब्द रख लिया हिंदी का, बना किससे है, हस्त शब्द से परिवर्तित होकर आया है। तो हस्त हो गया तत्सम यानी संस्कृत का, और उसका जो तद्भव हो गया वो हो गया हाथ, ठीक है। इसी तरह से शब्द बना था आग, तो ये अग्नि से ही क्या हुआ है, परिवर्तित होकर शब्द बना है। अब मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जो शब्द है हमारा अस्पताल, तो अस्पताल का तत्सम क्या होगा। आपने कहा चिकित्सालय या वैधशाला या फिर हॉस्पिटल के लिए मना किया क्या, तो ध्यान दो इसका जो तत्सम शब्द है वो हॉस्पिटल है। जैसे अंग्रेजी का शब्द है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को हम जैसे बोलते हैं तो बहुत सारे लोग अस्पताल भी कहते हैं, आपने देखा होगा। अब वो अस्पताल से क्या हो गया, अस्पताल हो गया। तो हमने अब जब उसका हिंदी वर्जन नाम रखना शुरू कर दिया तो हमने क्या किया, अस्पताल लिख दिया। तो अब हिंदी में कहीं पे भी आप देखते हैं तो अस्पताल लिखा होता है, पर ये अस्पताल शब्द बना किससे है, हॉस्पिटल से बना है। तो इसका जो मूल भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी, और उस मूल भाषा का जो शब्द है अस्पताल, जो अस्पताल शब्द है उसका मूल वो क्या है, हॉस्पिटल है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अस्पताल का तत्सम जो होगा वो हॉस्पिटल होगा। और आपके दिमाग में क्या रहता है कि तत्सम का मतलब संस्कृत होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में यही हमारा एक परिवर्तन आ गया है अब, कि अभी तक हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आते थे वो तत्सम तद्भव में हमें संस्कृत और हिंदी के ही आते थे, क्योंकि हमारे हिंदी भाषा के अंदर 60% शब्द जो है वो हमारे किससे हैं, संस्कृत से हैं। तो इसलिए हमारे पास जो तत्सम तद्भव की लिस्ट थी वो संस्कृत से ही आती थी। लेकिन अभी हम 200 साल से अंग्रेजी भाषा के मतलब प्रभाव में रह रहे हैं, तो हमारे पास अंग्रेजी भाषा के भी बहुत सारे शब्द बन गए हैं। जैसे मान लीजिए आप शब्द बोलते हैं, जैसे आप कहते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, तो सुना है ना, टाइम शब्द बोलते हैं। इसका अंग्रेजी शब्द क्या है, टाइम होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, टाइम। अगर गांव में जाके किसी से आप ऐसे बोल दो ना क्या समय हो रहा है बताइए, तो आपसे ये कहेगा हिंदी में ही बोल ले, टाइम ही बोल ले, समय बोल रहा है, ऐसे बोलते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि इतनी बार हमने टाइम को टाइम 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 कर दिया है कि हमको खुद ये लगने लगा है कि वो हिंदी का शब्द है, जबकि वो है क्या, अंग्रेजी का। जब हमसे टाइम नहीं बोला जाता था तब हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने टाइम को टाइम कर दिया, और टाइम से टाइम, क्योंकि जब अंग्रेज आए तो शुरू-शुरू में हमें बहुत अच्छा लगा कि हम इनके शब्दों को सीख लेते हैं। तो जो जो व्यक्ति 1-2 शब्द अंग्रेजी का सीख लेता था, बोलने लग जाता था, तो गाँव देहात के सब लोग उनकी इज़्ज़त करने लग जाते थे। आज भी आप देखेंगे कि गाँव में वैसा होता है कि उस व्यक्ति को कुछ भी ना आता हो, 2-4 सेंटेंस वो अंग्रेजी के सीख ले, तो पूरा गाँव उसकी बात मानता है, इससे बड़ा विद्वान कोई और नहीं है। तो ये सब क्या है, अंग्रेजी का प्रभाव है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। अब जैसे मान लो ग्लास शब्द आता है, अब आपसे ये पूछ लिया गया कि ग्लास तत्सम है कि तद्भव है, तो ये तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो तत्सम हो जाएगा ग्लास।
ये होता है, ये अंग्रेजी से बनता है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपके सामने आएँगे, जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी कभी कोई अंग्रेजी से संबंधित शब्द होगा, तो उसका तत्सम जो पूछा जाएगा, तो उसका तत्सम वही होगा जो उसका शुद्ध अंग्रेजी में बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आपको ये नहीं समझना कि तत्सम का मतलब जो है वो हमारा संस्कृत होता है। तत्सम का मतलब हमारा क्या होता है? तो तत्सम का मतलब होता है मूल भाषा। इसमें क्या समझना है? तत्सम का मतलब होता है मूल भाषा, यानी वह शब्द आया किस भाषा से। तो हमारे पास जो भी लिस्ट मिलती है वो संस्कृत शब्दों वाली मिलती है, इसलिए हम तत्सम को एक तरह से संस्कृत कर लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, अगर किसी अन्य भाषा का भी होगा तो लिखा रहेगा। हम जो यहाँ पर तत्सम पढ़ रहे हैं वो कौन सी भाषा का पढ़ रहे हैं? संस्कृत का पढ़ रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, तत्सम तद्भव के शब्दों में कोई ट्रिक तो होती नहीं है, याद आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। थोड़ी सी ट्रिक होती है कुछ वर्णों को लेकर, तो जब मैं आपको शब्दावली कराऊंगी, मतलब जब शब्दों का वर्गीकरण करेंगे हम, तो उस समय हम उस ट्रिक को लिख लेंगे। अभी के लिए हम सारी याद करते हैं। तो शब्द है, मेरे साथ आप लोगों को बोलना है। सूचिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? सुई। दृष्ट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ढीठ। ढीठ मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि जो सुनता ना हो, अपनी चलाने वाला है। आगे शब्द आता है धैर्य। धैर्य तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? धीरज। धूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? धुआं। श्यामल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सावला। और जो शब्द लिखा हुआ है ध्यान रखना, जैसे सावला लिख रहे हैं तो इस पे चंद्रबिंदु लगी हुई है, तो ये ऐसे शब्दों को लिखना सीख लेना कि चंद्रबिंदु कहाँ आ रही है, ध्यान से। आगे शब्द है श्याल। श्याल का तद्भव शब्द क्या है? साला। अब ये वो यानी जो पत्नी का भाई होता है वही है, यानी जिसे आप गाली के रूप में समझते हैं ना अक्सर, वो क्या है? एक रिश्ता है, ठीक है। आगे आता है शब्द यमुना। यमुना का तद्भव क्या हो जाएगा? जमुना। आगे शब्द है यव। यव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो गया? जौ। तो अब ये मत पूछना कि यव क्या होता है, यव जौ को ही कहते हैं हम संस्कृत में, है ना। शब्द है युक्ति। युक्ति का तद्भव क्या हो जाएगा? जुक्ति, जिसे आप आजकल जुगाड़ कह देते हो, है ना, योजना एक तरह से। आगे शब्द है यजमान। यजमान का तद्भव क्या हो जाएगा? जिजमान या जजमान। आपको दोनों में से कोई भी एक शब्द देखने को मिलेगा पंक्ति में, यानी जब ये परीक्षा में आएगा तो मतलब वही होता है। अधिकतर तो जजमान आता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जिजमान ही बोलते हैं। किसको कहते हैं यजमान, पता है? जब आप पूजा करते हो, तो पूजा करने में जब पंडित जी होते हैं और पंडित जी के साथ दो व्यक्ति बैठते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, तो उनको यजमान कहा जाता है, यानी पंडित जी के लिए वो क्या है? यजमान है। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा अगला। शब्द है घृत। घृत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? घी। शब्द है घोटक। घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा। अब मान लो अगर परीक्षा में लिखा हो अश्व, अश्व का भी घोड़ा ही होता है, किसने कहा ये? ध्यान रखना, मैं एक बात बोलती हूँ, हिंदी को पढ़ाने के लिए तो लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन हिंदी का मतलब पता नहीं है लोगों को। जो इंसान ये कहता है ना कि अश्व का तद्भव घोड़ा होता है, मैं कहूंगी उससे ज्यादा मूर्ख इंसान फिर है ही नहीं। तत्सम तद्भव का मतलब ही नहीं समझा, ये बात ध्यान रखिए। इस बात पे सच कहूं तो मुझे अंदर से बड़ा गुस्सा आता है। कहता है कि किताबों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, अभी हमने क्या समझा? तत्सम और तद्भव का मतलब हर बार भी ये नहीं होता कि ये इस भाषा का है, ये उस भाषा का ही है। तत्सम तद्भव का अभी मैंने आप लोगों को मतलब ये समझाया है कि तत्सम मतलब मूल भाषा का शब्द, और उसका तद्भव यानी परिवर्तित होकर बना है। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, हर शब्द का तत्सम हो ये जरूरी नहीं है, और हर तत्सम का तद्भव हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। अब इसी तरह से आप लोगों को एक शब्द देखने को मिलेगा जिसमें बड़ा विवाद रहता है, समझ नहीं पाते हैं लोग। एक शब्द है दिन। आपसे पूछेगा कि दिन का तद्भव बताओ, या दिन तत्सम है कि तद्भव है? अब आप कहेंगे तद्भव है। अब तद्भव क्यों कहा आपने, बताइए? शुद्ध भाषा में दिन है कि सरल भाषा में दिन है? ये कहूंगी सरल भाषा। हम अपनी खोपड़ी में कैसे लगाते हैं कि तद्भव का मतलब होता है कि सरल भाषा, जो सरल है वही तद्भव है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका अरे मैम तत्सम होता तो है, दिवस लगाते हैं। ये दिवस और दिन दोनों के दोनों संस्कृत शब्द हैं। अगर संस्कृत ना होते ना, तो ये जो पढ़ते हो ना दिनेश, ये शब्द आपको कहाँ मिलेगा? वेद पुराणों में मिल जाएगा, जब आपकी हिंदी का कोई नाम निशान नहीं था। तो हिंदी का नाम निशान नहीं था, तो ये क्या है? संधि है। किससे बनी है? दिन प्लस ईस से बनी है। ये दिन तब से है, ये संस्कृत का ही शब्द है। अब संस्कृत की किसी बुक में देखेंगे दिनम लिखा हुआ होता है, या दिना लिखा होता है, या दिनेश शब्द आया या है। तो जब ये हिंदी का शब्द है तो वहाँ क्या कर रहा है? हिंदी का ही होना चाहिए था। तो बात ध्यान रखिएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये लगा के दिया है, ढंग से तत्सम तद्भव को पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है कि तत्सम तद्भव का मतलब क्या होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि तत्सम तद्भव सिर्फ हिंदी और संस्कृत में नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी में भी तत्सम तद्भव है। और यह तत्सम तद्भव अगर हम ध्यान से अध्ययन करें तो हमको पता चलेगा कि हिंदी और अरबी फारसी में भी तत्सम तद्भव है। क्योंकि बहुत सारे शब्द जो अरबी फारसी में थोड़ा अलग बोले जाते हैं, हमने उन शब्दों को ग्रहण किया, तो फिर हमने उन्हें अपनी तरह से अपनी भाषा में प्रयोग कर लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बात का अच्छे से समझ जाइएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आप इसको समझो, देखो जैसे सोचना है, हमने ये कहा है कि तत्सम से परिवर्तित होते 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 हमारा क्या बना है? तद्भव बना है। जैसे एक शब्द के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। शब्द है संध्या, ठीक है, शब्द है संध्या। किसको बोलते हैं संध्या? इस संध्या शब्द से धीरे धीरे लोगों ने इसको संझा कहना शुरू किया। फिर संझा से ये क्या हो गया? साँझ हो गया। और साँझ से ये क्या हो गया? शाम हो गया। अब ये बताइए, इस शब्द से बढ़ते 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 इसमें इसमें इसका थोड़ा अंश है, इसमें इसका थोड़ा अंश है, और इसमें इसका थोड़ा अंश है, यहाँ पे आ गया। तो ये अब संध्या का तद्भव जो है वो हमारा क्या हो गया? शाम हो गया। अब आप खुद सोचो कि अश्व से घोड़ा कैसे बना होगा? लगता है आपको कि बना होगा? घोटक से तो दिखता है।
घोड़ा हो जाना बहुत आसान है, आराम से। तो इसीलिए घोड़ा का जो तत्सम है वो क्या है? घोटक है, ठीक है? अश्व नहीं है। अश्व संस्कृत शब्द है। हम ये कह सकते हैं कि घोड़ा का संस्कृत क्या है, तो वो संस्कृत हम अश्व कह सकते हैं और फिर घोटक भी कह सकते हैं, दोनों ही हो गए नाम उसके। तो इसी तरीके से आपको ना पॉइंट को समझना है, जो पॉइंट हमारे आ रहे हैं कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर तद्भव का तत्सम हो, ठीक है? अब इसी तरह से आगे शब्द आता है, जैसे हमारा घट, घट से बना है, घट का तद्भव क्या हो जाएगा? घड़ा। शब्द दिया है खंड गृह, खंड गृह से शब्द हमारा तत्व बना खंडहर। अब आपको ये समझ में आ रहा है ना, जब हम बोलते हैं खंड गृह, अगर हम इसका शुद्ध रूप बोलें तो खंड गृह कहने में बहुत भार पड़ता है। और आप इससे भी ऐसे समझ रहे होंगे कि जैसे अंग्रेजी जो लोग बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सब लोग इतना गलत करते हैं, और अगर उन्हें टोको भी तो कहते हैं अरे इतना नहीं बोला जा रहा, समझ लो ना, भाव को समझ लो ना। तो ये परंपरा हमारी हमेशा से चलती आ रही है। अब खंड गृह जो बोलेगा, अगर इसका प्रयोग करें तो कोई सुनने वाला भी कहेगा अरे कितना ऐसे बोल रहा है, तो धीरे धीरे खंडहर, तो आपको समझ में आ रहा है फिर ये शब्द क्या हो गया? खंडहर हो गया। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते हमारी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन हो जाता है। आपने अगर अपने घर में बातचीत की हो तो आपको ये भाव अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके दादा दादी द्वारा बोले जाने वाले शब्द, फिर आपके मम्मी पापा चाचा चाची द्वारा बोले जाने वाले शब्द, और फिर आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्द, और फिर आपकी संतान के द्वारा बोले जाने वाले शब्द। इन 4 पीढ़ी में ही आप बहुत अंतर देख सकते हैं, भाषा शब्दों के अंदर और भाषा के वाक्यों के अंदर और भाषा शैली के अंदर। तो आप 4 पीढ़ी के अंदर इतना परिवर्तन देख सकते हो, तो सोचो कि 200-300 साल में कितना परिवर्तन होता होगा भाषा का, ठीक है? इससे आप ये समझ पाओगे कि कैसे भाषाएं बदलती हैं। आगे आता है हमारा शब्द है खरपर। खरपर का तत्सम क्या हो जाएगा? तद्भव, सॉरी, खप्पर, ठीक है? खरजूर, खरजूर का तद्भव क्या हो गया? खुजली। दोनों महत्वपूर्ण हैं, बहुत आते हैं, ठीक है? याद रख लेना। शब्द है खटवा। अब खटवा शब्द से बना है खाट, ठीक है? आगे शब्द है क्षीर, क्षीर से बना खीर। अब तो परिवर्तन कैसे आता है? हम इसको छ छा कहते थे, जबकि ये छ नहीं है, ये क्या है? आधा क और श है, ये है। अब इसका उच्चारण कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है? ऐसे ही शब्द बना है क्षेत्र, क्षेत्र से बना खेत, और फिर शब्द है इक्षु, इक्षु से हो गया ईख। तो हमने एक पॉइंट ये देखा कि ये जो हमारा आधा क और श का जो ये संयुक्त वर्ण है यहाँ पर, इस संयुक्त वर्ण को संस्कृत में, जैसे ही संस्कृत से हमने धीरे धीरे इसको जब बोलने चालने वाली भाषा के अंदर हम लेके आए, तो ये हमारा क्या बन गया? एक तरह से ख बन गया है। तो हमें अधिकतर ख देखने को मिलता है, ठीक है? पॉइंट जो है थोड़े से समझने वाले, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे इनको याद कर सकते हैं। अभी ये आपको सारे याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलो, अब ये तो हमारा तत्सम तद्भव था। जैसे ये पॉइंट आया है ना छ, ये वर्ण, इन वर्णों के बारे में आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। आपने भाषा में परिवर्तन देखा है? कहाँ पे गया हमारा सेट? कौन सा खोल दिया? हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। आज पढ़ना है हमको शब्द, शब्दकोश। देखो, जब आप भाषा को पढ़ते हो ना, या भाषा के बारे में पढ़ोगे, तो आप एक पॉइंट पढ़ोगे कि भाषा कैसे हमारी बदलती आई है। आप उस सदी में रह रहे हो जहाँ से आप बहुत आसानी से किसी भी भाषा को परिवर्तित होते हुए देख सकते हो। जैसे आपने अगर लिपियों के बारे में पढ़ा होगा, आपने ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि इन सब के बारे में सुना होगा कि ये भी हमारी कभी थी समाज में, और फिर धीरे-धीरे बदल गई, फिर देवनागरी लिपि आई और फिर धीरे-धीरे बदल रहा है। तो कभी-कभी आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसे कैसे चीज़ें अचानक से बदल जाती हैं, तो अचानक से नहीं बदलती। आप उस समय में रह रहे हो जहाँ से आप किसी भी भाषा और किसी भी लिपि में परिवर्तन कैसे होता है, इसको महसूस कर सकते हो। जैसे वर्तमान समय में आपकी लिपि परिवर्तित हो रही है। कौन सी लिपि? जो आपकी देवनागरी लिपि है वो रोमन लिपि में परिवर्तित होती जा रही है। कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत होती है आपके मोबाइल की चैटिंग से। आपने शुरुआत की मोबाइल में आपको ऑप्शन दिया ही नहीं गया हिंदी लिखने का, और जब हिंदी लिखने का ऑप्शन नहीं दिया गया तो आपने अंग्रेजी से लिखना शुरू किया, और जो हमारी देवनागरी की वर्णमाला है, उस वर्णमाला को हमने अंग्रेजी के लेटर को प्रतिबिंब बनाया कि जैसे मान लो कि अगर हम क लिख रहे हैं, तो आप क के लिए, जैसे आप क लिख रहे हैं, क लिखना था आपको, अब क के लिए आप के और ए लिख रहे हैं। अब जैसे ये अंग्रेजी भाषा थी अभी तक मानने वाली कि हर बात को मान लो, ये आप देखिए जो आप क और श, एक शब्द आता है जैसे क और श, तो इसमें आपको जो सी मिलेगा, ये सी कभी तो ये क को प्रदर्शित करता है, कभी ये स को प्रदर्शित करता है। ये आप हमेशा मानते हैं, हमारी हिंदी में ऐसा कोई वर्ण तो था नहीं कि कभी इसको करेगा, कभी इसको। तो अब ये आया है, अब जैसे सीएच होता है, सीएच से कभी आपने देखा होगा केमिस्ट्री पढ़ते हो, कुछ लोग केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं उनको, क्योंकि उनको समझ नहीं आता, क्योंकि सीएच में भी आ जाता है, और फिर वही सीएच में डबल एच कर दो तो ये छ को भी प्रदर्शित करने लगता है। तो इस तरह से आपने अपनी जो हिंदी की देवनागरी है उसको रोमन लिपि में ऐसे परिवर्तित करके लिखना सीखा, और उसमें चीज़ें आई कि अब जैसे मान लो कि आप एक ह लिख रहे हो, तो यहाँ पे अब लोगों की अलग हो गई। ये ह लिखने के लिए कुछ लोग ये लिखते हैं, कुछ लोग ये लिखते हैं, कुछ लोग ये लिखते हैं। अब ये निश्चित करना मुश्किल हो गया है कि सही वाला कौन सा है, यानी कौन सा वाला लिखेंगे। 3 तरह के हो गए। अब जब ये भाषा पूरी तरह से विकसित होगी ना, और जब इसका व्याकरण लिखा जाना होगा, तब विद्वानों में इसमें महाविरोध आएगा। कोई कहेगा ये सही है, कोई कहेगा ये सही है, कोई कहेगा ये सही है। और वहाँ पे जो वो बच्चे आएँगे जो पढ़ने बैठेंगे ना, उनका तो भगवान ही मालिक है। मैं कभी-कभी सोच के हैरान हो जाती हूँ कि उस भाषा को समझाने वाले जो टीचर होंगे ना, सच में ही वो विद्वान होंगे, बहुत बड़े वाले। नहीं तो इस भाषा का कोई आगे, मुझे तो कहें कि एक तरह से कोई भविष्य नज़र नहीं आता। तो अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है, आपकी चैटिंग में ये आ रहा है, ठीक है? और जब इसको पढ़ते हैं तो कई बार अटक जाते हैं कि क्या पढ़ना क्या है, मतलब जो लिखा हुआ है उसमें।
तो धीरे-धीरे हमारी हिंदी भाषा जो देवनागरी है वो सीधे-सीधे किसमें चली गई? रोमन लिपि में। अब ताज्जुब ये हो गया कि मैंने देखा है इंग्लिश माध्यम के बच्चों को लिखते हुए कि अगर मैं हिंदी का कोई वाक्य बोल रही हूँ, तो उनसे अगर हिंदी का कोई शब्द लिखना नहीं आ रहा, अगर मैंने ऐसे कह दिया कि यह समस्या दिन-ब-दिन क्लिष्ट होती जा रही है, अब मैंने ये बोल दिया अब क्लिष्ट लिखा ही नहीं जा रहा उनसे, तो कहते लिखे वो इंग्लिश में लिखेंगे उसको, मतलब हिंदी देवनागरी के बीच में वो इंग्लिश को लिख देंगे वहाँ पर, कि अब इसी से पढ़ लेंगे। उन्होंने क्लिष्ट शब्द को अपने दिमाग में सेट कर लिया, वहाँ पे मान लिया, वहाँ देखो भाषा का ऐसा है कि वहाँ तो आराम से मान लेंगे, हिंदी का क्लिष्ट सीखने की बजाय वो इंग्लिश के उसको मानक मान लिया, चाहे उसमें उसकी बजाय पढ़ने में कुछ और भी शब्द वो उत्पन्न हो रहा हो, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि अभी मैं इसको क्लिष्ट पढ़ूंगा तो मैं इसको हमेशा ही क्लिष्ट पढ़ूंगा लिख के। तो ऐसे हमारी भाषा का परिवर्तन हो रहा है। तो भाषा में ना दो तरह की चीजें आ रही है, एक तो जो आपकी चैटिंग में है तो वो शुद्ध रूप से रोमन है, ठीक है। अब जो लेखन में आ रही है तो उसमें कुछ शब्द हैं आपके देवनागरी के, कुछ शब्द हैं आपके रोमन के। अभी तो रोमन के लिखने में वहीं पे अगर मान लो हमारे दिमाग में कोई शब्द नहीं आया, जैसे कहें कि कमरे में कुछ गर्मी सी अब महसूस अगर याद नहीं आया, तो क्या गर्मी सी फील हो रही है, तो अब गर्मी सी तो हिंदी में लिखा जाएगा, अब जो फील है वो इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, और ऐसे करके चले जा रहे हैं। तो ये चल रही है, तो यहाँ से शुरुआत हो रही है इसमें। तो आगे आने वाले टाइम में हमारी दो तरह की लिपि निकलेगी, एक तो जो शुद्ध होगी रोमन, हिंदी शब्द होंगे लेकिन होगी कैसे? रोमन। और एक आएगी कि जिसमें कुछ शब्द होंगे हिंदी के देवनागरी में और कुछ शब्द होंगे रोमन में, और इस तरह से चलेंगे। अब जो इस वाली लिपि का प्रयोग करेंगे उनके लिए बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी, क्योंकि वर्णमाला में उनको 52 तो पढ़ने पड़ेंगे हिंदी के, और जो पूरे 26 आ जाते हैं अंग्रेजी के वो भी पढ़ने पड़ेंगे, तो कुल मिला के उनके लिए इतने वर्ण हो जाएंगे। तो ऐसे बदलती है आपकी भाषा और आपकी भाषा के साथ उसकी लिपि। तो यहाँ पे हमने जो नए साधन बनाए अपने आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करने के लिए, बातें सुनने के लिए, जैसे सोशल मीडिया, तो इसने हमारी भाषा के साथ साथ हमारी लिपि में भी परिवर्तन शुरू कर दिया। और आज से 100 साल बाद अगर मान लो आप जी पाओ या देख पाओ, समझ पाओ, तो आज से 100 साल बाद जो हमारी भाषा होगी, जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये सब खत्म हो चुकी होगी। ये बिल्कुल ऐसी रह जाएगी जैसे अब हमारी वैदिक संस्कृत रह गई है, या कहीं कोई इक्का-दुक्का कोई व्यक्ति पढ़ रहा होगा, उन सारी चीज़ों को एक नई भाषा आ जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से हमारी भाषाएँ परिवर्तित हुई हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये तो आपको अंदाजा लग गया कि भाषा कैसे बदलती है। अब देख लेते हैं हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान कैसे होता है। तो देखो परीक्षा में प्रश्न आपके किस तरह के आएँगे, तो प्रश्न आपके इस तरह से आ जाएँगे कि आपको यहाँ से ऐसे पूछा जाएगा कि क्रम बताइए, और आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 शब्द आपको दिए गए होंगे, और उनमें ना वो क्रम देखने देगा कि इनमें क्रम कैसे आप लोगों को लिखना है। चलो मैं प्रश्न आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद ही हम करेंगे। प्रश्न देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाओगे। यहाँ पर मुझे फिर दोबारा खोलना पड़ेगा इसको। देखो प्रश्न ऐसे आते हैं आपकी परीक्षा में, जैसा प्रश्न दे रखा है 38 हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। लिखा है कविस्वर, क्षार्य, क्षुब्ध, कमलेश, और फिर यहाँ पे विकल्प दिया है कि क्या क्रम रहेगा। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न दिया हुआ है जैसे अंजलि, आमर्ष, अपघटन और असहनसी, इनमें कौन सा क्रम होगा, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न है यहाँ पर आपका 34, प्रश्न संख्या 34, कि जैसे शिक्षक, वर्तमान, ज्ञान क्षेत्र, मिश्रण। अब देखो इससे पहले आपने देखा जहाँ पे एबीसीडी लिख कर दिया है, उसे तो आपको समझना बहुत आसान है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना छात्रों को इस तरह के प्रश्नों में हो जाता है, जहाँ पे आपको ना विकल्प भी दिया हो, वो भी हिंदी दिया हो। तो ऐसे में कि अभी किसको यहाँ तो अ, ब, स और द करके दिया है। अब छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला माने, उसको माने या इसको माने। तो हमेशा एक बात ये याद रखना, जब इस तरह के प्रश्न आपको करने ना, तो इनको तो भूल ही जाना चाहिए, आपको दिमाग में इन्हें नहीं रखना चाहिए। आपको फोकस करना है किस पे? शब्द पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ जो दिया है इसमें, तो इनका क्रम हम बताएंगे। तो इनका क्रम जानने के लिए हमको क्या जानना है? हमको जानना है हिंदी वर्णमाला का क्रम, कि हिंदी वर्णमाला का क्रम क्या है। तो चलो यहाँ पे अभी तक हम लोग जो पढ़ते हुए आए हैं, तो उसमें आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला का क्रम जाना ही है। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपने कौन-कौन से वर्ण पढ़े थे? लिखना नहीं, पहले एक बार मेरे साथ लिखवाना, फिर उसके बाद लिखना। जब हम चलते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? स्वर पढ़ते हैं। स्वर में हमने क्या-क्या पढ़ा था? ए से ए, आ, ई, उ, ऋ। ठीक है? यहाँ से लिख लेंगे ए, ऐ, ओ, औ, अं और अः। तो अं और अः को आपने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने पढ़े व्यंजन। क, ख, ग, घ। याद है वर्णमाला सबको? सबको याद है, किसी को ऐसा भी है कि नहीं याद है? याद है? पक्का? चलो तो लिखवाओ। मेरे लिखने से पहले बोलना। इनके नीचे हम हल लगाएँगे क्योंकि व्यंजन लिख रहे हैं, ठीक है? तो बताओ। च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है? यहाँ नहीं बोलना, यहाँ बोलना है उच्चारण करते हुए। ट, ठ, ड, ठ, ञ नहीं है, ण है। ठीक है? मूर्धा का प्रयोग करो जो उच्चारण स्थान से। इतनी सारी चीज़ें जो सिखाई हैं, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना सिखाई है। पुराना भूल जाओ, जो नया सीखा उसको याद रखो, है ना? उच्चारण स्थान प्रयोग करना है। इसके बाद त, थ, द, ध और न। ठीक है? चलो इधर लिख लेते हैं। अ, फ, ब, भ, म। इसके बाद आ गया हमारा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। उसके बाद आ गया हमारे पास ऊष्म व्यंजन तालु, श, मूर्धा, श, दंत, स और ह। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संयुक्त व्यंजन पढ़ा था।
क्ष, श्र, य और श्र। उसके बाद द्विगुण व्यंजन, इनके नीचे भी आएगा ड़ और ढ, ठीक है। अब देखो ये क्रम पढ़ा ना हमने, अब यहाँ पे समझ जाओ कि अब हमको बदलाव जो करना है वो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, ताकि आपको ना से ये पता चल जाए कि बदलाव कौन सा कहाँ पे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों को, इन दोनों का प्रयोग यहाँ नहीं होता शब्दकोश में। ये कहाँ मिलते हैं हमको, सबसे पहले मिलते हैं, यानी अ से पहले मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे, अंग और अ से पहले। तो यहाँ नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये हट जाएंगे। तो अब जब भी शब्दकोश में आप क्रम खोजोगे तो आपको कोई भी शब्द जिस पर बिंदी लगी होगी शुरुआत में सबसे पहले, वो आपको शुरुआत में मिलेगा। जैसे मान लो अगर आप अंग या अंक शब्द को खोजने जाएंगे तो वो आपको हिंदी शब्दकोश में अ स्वर के पहले ही मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि जो ये हमारा दिया हुआ है ड़ यानी द्विगुण व्यंजन, इसको यहाँ पर नहीं, हम इसको जो ट वर्ग है हमारा, जो उच्छिष्ट वर्ग है, उसी वर्ग में इस ड के बाद में हमें देखने को मिलेगा। इससे संबंधित जो शब्द होंगे वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसी तरह से जो हमारा ढ है, इससे संबंधित शब्द भी हमको इसके बाद देखने को मिलेंगे। तो यानी वो वहां से हट गया तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसको हम कहाँ पे ढूंढेंगे, ट वर्ग के ड और ढ के साथ। इसके बाद हमारे पास ये आते हैं संयुक्त, जो दिए हुए हैं। अब ये संयुक्त हमने पहले देखा था कि दोनों दो दो वर्णों से मिलकर बने थे। तो जो छ है वो किससे मिलकर बना था, क और श्र से मिलकर बना था, ठीक है। और ये जो त्र बना था ये किससे मिलकर बना था, त और र से। ये जो ग है हमारा ये किससे बना था, ज और यहाँ से, ठीक है। और ये श्र जो हमारा बना था ये तालु श और र से मिलकर बना था, याद है ना। तो अब इसमें आप लोगों को ये याद रखना होगा कि इसमें जो हमारा पहला है ना, इसे जो पहले वर्ण के तुरंत बाद ही हमें ये देखने को मिलेगा। तो यानी ये हमको कहाँ मिलेगा, क के बाद, ठीक है। ये जो हमारा त्र है ये कहाँ मिलेगा, त के बाद। तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। ये जो हमारा ग है ये हमको ज के बाद मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। और ये जो हमारा श्र है ये तालु श के बाद मिलेगा। तो तालु श यहाँ आ गया हमारा। तो जब भी हम शब्दकोश में जाएंगे तो ये चारों के चारों फिर यहाँ से हट गए हमारे, इनका स्थान हमको मिल गया, ठीक है। तो ये इस क्रम में मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो जब भी आप खोजेंगे तो आपको इस तरह से रखना है, यानी हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कहीं पे भी होगा तो ये बिंदी वाला आपको देखना है, फिर इसके बाद ये देखना है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जो आपका जैसे हमने नवनिर्मित ध्वनियों वाले शब्द देखे, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे शब्दकोश में दूसरी भाषाओं के शब्द भी सम्मिलित हुए, तो हमें उनका भी क्रम देखना है। तो उन सबका क्रम हमको उसी तरह से मिलेगा जैसे ये है। हमने स्वर के ऊपर अर्धचांद रखा था, तो अब यहाँ पे जो हमारा अर्धचांद होता है ना, तो वो आपको यहाँ मिलेगा। यानी आ देखने के बाद इसके बाद कोई भी शब्द शुरुआत होगा तो आपको उस दूसरे क्रम पे यानी आपके बाद वाली लाइन में उसको खोजना होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको नुक्ता वाला देखना है तो नुक्ता वाले क ख ग आपको यहाँ देखेंगे, यानी क के बाद यहाँ पे नुक्ता दिखेगा आपको। फिर जो आपका ज आता है इस पे नुक्ता आपको दिखेगा इसके बाद वाला, और जो आपका फिर फ आता है तो फ के नुक्ता वाला, जो जैसे मान लो आपको फैन अगर खोजना है तो फैन आप कहाँ खोजेंगे, फ वाली लाइन में ही खोजेंगे, यानी उसी क्रम में। तो ये हमें क्रम यहाँ पे पता चल गया। इसी तरह से हम शब्दों को खोजेंगे। अब जो शब्दकोश हमारा होता है हम उसमें आराम से देख सकते हैं। तो ये लिखिए जहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान, तो वहां पर लिखिए। मैंने जैसे दो कलर का प्रयोग किया है तो आप दो कलर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एक ही पेन से लिख रहे हैं तो फिर बॉक्स में डालिएगा जो दूसरा पॉइंट है, ताकि आपको ये पता रहे कि हमें इसके क्रम को याद रखना है। बाकी सबका क्रम तो आपको आता ही आता है, तो फोकस किस पे करना है, जिसका क्रम बदला है, ठीक है। उतार लीजिए इसको, फिर उसके बाद बताती हूँ कि कैसे आपको देखने को मिलेगा। जो स्वर हैं आपके वो स्वर में देखने को मिलेंगे। आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी शब्दकोश देखना आता है, देखा है, नहीं देखा कभी, अच्छा पहली बार सुन रहे हैं। चलो राहुल, हिंदी शब्दकोश लेकर आइए। हाँ, राजपाल यादव वाला ही लाइए, बड़ा भी ले आइएगा। दर्शन को दे शब्दकोश होता कैसा है ना, हिंदी शब्दकोश भी होता है शब्दकोश हर भाषा का होता है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कि आप चाइना सीखना चाहते हैं तो आपको हिंदी से चाइना के शब्द और चाइना से हिंदी वाले शब्द भी मिलेंगे देखने के लिए। तो हर भाषा के बने हुए हैं, बशर्ते है कि हमारी जो आवश्यकता होती है हम उस पर ध्यान देते हैं। उतार लिया। हिंदी वर्णमाला को याद करने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो क्या है, स्वरों को तो आप याद करो दो लाइन में, ठीक है।
जैसे ये दिए हुए हैं, अगर आप इनको इस तरह से याद करके चलते हैं ना, तो आगे तक जब आप संधि पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, उन सब में आपको ये सहूलियत होगी। यानी ये चीज़ कि जो आपके स्वर हैं, इनको आप पढ़ो इस तरह से। ए, आई को रखो ई के नीचे और ओ, औ को रखो ऊ के नीचे, ठीक है? इतना। ए, आ को छोड़ दो। 2 लाइन में लिखो स्वरों को, जो 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, ऊ और री। और ए, आई को लिखो ई, आई के नीचे और ओ, औ को लिखो ऊ के नीचे। इससे आपको क्या पता चलेगा, एक तो इनका आपस में संबंध पता चलेगा, जो संयुक्त बनाए थे हमने, ये बनते कैसे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ए, आई के अंदर ई का गुण है और ओ, औ के अंदर ऊ का गुण है। तो यह इसी के साथ हमेशा आएगा। तो जितना भी आपने अभी तक वर्णमाला याद करी है, उसमें वो सब कुछ आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद आपको अंग और अह, ये तो दोनों याद ही हैं अनुसार, जो आपके आयोग आते हैं, 2 ही हैं इसमें। फिर उसके बाद आता है आपका स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को हमेशा 5 वर्णों की, जो एक 5 और 5 बन के से बना हुआ है 25, इसमें अपने दिमाग में सेट करो। और फिर इसको जो क्रम है ना, क, च, ट, त, प, जो आप पढ़ते हो ऐसे आपको बनाया जाता है, तो इस क्रम को याद करो। क्योंकि आपको अगर पहला वर्ग पता चल जाता है ना, वर्ग का पहला वर्ण पता चल जाता है, तो आपको पाँचों के बारे में पता चल जाता है। तो आप इसको याद रख लो, पहला आपका क, फिर च, फिर ट, फिर त, फिर प। ऐसे तो आपको याद सारे रहते हैं, पर आप इनका क्रम थोड़ा-सा गड़बड़ा जाते हैं कि क, ख, ग, घ, ड़ और च, छ, ज, झ, यहाँ तक तो याद आ जाता है। फिर आपको ये ट भी याद हो जाता है। अभी ट के बाद यहाँ पे आपको समस्या आती है कि प आएगा कि त आएगा। तो आप इस पॉइंट को ऐसे याद रखो, जो आपने उच्चारण स्थान सीखा है कि मूर्धा के बाद अभी आपको दंत पे जाना है, यानी आपका मूर्धा के बाद दंत यानी त पे जा रहा है। या तो ऐसे याद रख लो, या ये याद रख लो कि जो स्पर्श व्यंजन है, इसमें हमारा ओष्ठ सबसे अंत में है, यानी प वर्ग जो है वो सबसे अंत में है। तो फिर आपको पता चल जाएगा मूर्धा के बाद जो दंत है हमारा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो क्रम बस त पता चला, तो फिर त के बाद थ, द, न, तो आपको अपने आप ही पता चल जाता है। फिर बाद में प आ जाता है। फिर ये स्पर्श व्यंजन खत्म होते ही हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, और अंतस्थ व्यंजन के बाद हमारे ऊष्म व्यंजन है 4। तो 4 ये इस तरह से टुकड़ों में है ही, आपको टुकड़ों में हमने पढ़ा है और टुकड़ों में इनका क्रम हमको याद हो जाता है। अब बचता है बाद में जो संयुक्त व्यंजन हमारा आया। तो जो संयुक्त व्यंजन की कहानी है, इसे मैं बताती हूँ, पर उससे पहले अभी आप इसको आगे पूरा करो, अपना नोट्स पूरा करो। जैसे यहाँ तक आपने लिख लिया, ठीक है? यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है आगे? जब आप शब्दकोश को देखोगे, तो शब्दकोश में ना आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे ऊपर ऐसे लिखा होगा कि अ से संबंधित शब्द, है ना? ये एक हेडिंग आपको मिलेगी कि अ से संबंधित शब्द। तो अब इसमें जो शुरू होगा, तो जो सबसे पहला शब्द होगा, वो आपका, आप सोच रहे होंगे कि अ से शुरू होगा, तो नहीं, वो शुरू होगा आपका अंग से, ठीक है? अगर आपके शब्दकोश में कोई शब्द अह से शुरू होने वाला है, तो दूसरे नंबर पर आपको अह मिलेगा। लेकिन हिंदी शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, तो आपको उदाहरण भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी दूसरे नंबर पे जो आपको मिल जाता है, फिर वो सीधा-सीधा क्या मिल जाता है? अ मिल जाता है। फिर वहीं पे आप अ से शुरू होने वाले जितने शब्द होंगे, वो क्रम करके सारे लिख जाएँगे, ठीक है? 3-4 पेज जितने आएँगे। फिर इसके बाद आपका अगला शुरू होगा आ। जब ये आ से वाले शब्द शुरू होंगे, तो इसमें भी शुरुआत कैसे होगी कि पहला शब्द आपको वो मिलेगा जो आ पे भी अनुस्वार के साथ होगा। जैसे मान लो आंगन लिखा है, तो आंगन में बिंदी लगी हुई है, तो वो आपको शुरुआत में मिलेगा पहले, ठीक है? फिर जैसे आ गया। अब जो आपका विसर्ग है, विसर्ग से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, अंत होता है, ठीक है? तो इसलिए हम विसर्ग को यहाँ पे छोड़ ही देते हैं। इसके बाद आएगा फिर आपका आ से संबंधित, ठीक है? अब इसी में आपका आएगा फिर अर्ध चांद आ का। जैसे मान लो अगर आप आमलेट लिख रहे हो, तो आमलेट कहाँ मिलेगा आपको? तो आ वाली लाइन में मिलेगा। आ के होने खत्म होने के बाद जब होगा, तो ये शुरू होगा। अब आ से संबंधित जितने शब्द हो गए वो खत्म हो गए। फिर आपका शुरू होगा, जैसे मान लीजिए ई से शुरू हो रहा है, अब ई से वाले शब्द, तो ध्यान रखिए कि डायरेक्ट ई नहीं शुरू होगा। डायरेक्ट वो शब्द आएगा जो अगर कोई है, तो वो अगर अनुस्वार के साथ शुरू हो रहा है। जैसे मान लो इंद्र हम कह देते हैं, बिंदी लगा के ऊपर बना देते हैं ना, रखा हो या इंदु या इस तरह का, तो पहले आपको वही शब्द मिलेगा सीखने को, ठीक है? इस तरह से बढ़ते हमारा अंतिम स्वर आ जाता है औ। अब यहाँ पे भी जो आपको पहला शब्द मिलेगा ना शब्दकोश में, तो वो औ पर बिंदी के साथ वाला होगा पहले। अगर कोई है तो, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा केवल इसका, और यहाँ पे स्वर खत्म हो जाएंगे। अब शुरू होगा आपका व्यंजन। फिर आपको मिलेगा कि व्यंजन से संबंधित कोई होगा, तो यहाँ पे क आ गया। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी? अब स्वर चलेंगे, ठीक है? तो यानी सबसे पहला शब्द जो आपको मिलेगा वो अनुस्वार वाला मिलेगा। दूसरा शब्द अगर कोई विसर्ग से शुरू होता है, तो विसर्ग वाला मिलेगा, नहीं होता है तो नहीं देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आ गया अस्वर, ये भी अस्वर से शुरू होने वाला। फिर मिलेगा आपको आ स्वर का, फिर मिलेगा आपको ई स्वर का। इस तरह से चलते-चलते, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग कर दी मैंने, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे ये आ है, तो अगर मान लो जैसे आप कॉलेज खोजोगे ना, तो कॉलेज शब्द आपको यहाँ मिलेगा, का वाली लाइन में, अंत में जाके, ठीक है? इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, तो आगे अंत में आपका आ गया औ से होने वाला। अब जब ये औ से हो गया खत्म यहाँ पर, तो अब क्या बचता है स्वर के बाद आपका व्यंजन। तो अब यहाँ पे आएगा आपका व्यंजन से। मान लीजिए कि शब्दकोश में आपका कोई शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है, यानी आधा व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो वो आपको अ जहाँ खत्म होगा ना उसका, वहाँ से मिलेगा। तो यानी जैसे आप क्या शब्द अगर आपको खोजना होगा, तो वो आपको क्या शब्द एकदम शुरुआत में नहीं मिलेगा, वो आपको अ व्यंजन से खत्म, मतलब अ स्वर से खत्म होने वाली लाइन के बाद मिलेगा। अब जब इससे संबंधित यानी क के जितने आधे हैं, ये खत्म हो गए, अब मिलेगा आपको वो छ, जिसकी हम बात कर रहे थे। अब ये भी मिलेगा, तो इसमें शुरुआत कहाँ से होगी? अनुस्वार से ही होगी, जो यहाँ से चला है, वही क्रम।
और यह जाते 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 अंत में आपका आओ और फिर आपका अगर आधा कोई छ है तो यहाँ पे आपकी ये लाइन खत्म होगी। अगला वर्ण आ जाएगा ख। ये साधारण सा ही है, शुरू ऐसे ही हो जाएगा, यानी ख से लेके हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि अनुस्वार से शुरू होगा ख के ऊपर और अंत में जो हमारा ख है आओ के साथ आकर आधे ख तक समाप्त हो जाएगा यहाँ तक। अब यही क्रम आगे बढ़ता रहेगा, उतार लीजिए इसको, और जब आगे बढ़ेगा तो अंत में रह जाएगा। मैं इसमें लिख देती हूँ, आपके पास तो स्पेस होगा तो आप थोड़ा ये बढ़ा लेना, मतलब स्थान छोड़ देना। जैसे डॉट 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 बनाकर अंत में आ गया हमारा ह, तो जब हमारा ह आएगा ना तो ह में भी यही क्रम रहेगा, पहले आपको अनुस्वार वाला, फिर आपको अ वाला, फिर आपको अ वाला, ऐसे चलते 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 अंत में आपको अ वाला और अंत में आधा ह अगर है तो यहाँ पे आपका शब्दकोश समाप्त हो जाएगा। जो मैंने आप लोगों को समझाया ये हो सकता है कि आधे छात्रों को समझ में आ रहा है, आधे छात्रों को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा कि ये क्या है, कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको अभी इसका इससे संबंधित जो प्रश्न है वो करके बताऊंगी, तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। कर लीजिए इसको। दिखाई नहीं दे रहा? अब दिखाई दे रहा है? चलो लिख लो जल्दी से फटाफट। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ पर समझ लो कि हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं हम उनको कैसे हल करेंगे। जैसे दिया है प्रश्न आपका, आपके सामने ये है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में प्रश्न कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। तो यहाँ पे पहला शब्द दिया है शिक्षक, फिर दिया है वर्तमान, फिर दिया है ज्ञान क्षेत्र, फिर दिया है मिश्रण। अब बताइए इसको कैसे हल करोगे। ये कह रहा है कि जो पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे और चौथे पे, तो इसके लिए आप कहाँ जाओगे, कहाँ से इसको चेक करना शुरू करोगे। देखो सबसे पहले तो अगर बिल्कुल सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर हो ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले तो ये समझना इस अ का मतलब है ए, इस ब का मतलब है बी, इस स का मतलब है सी और इस द का मतलब है डी। तो आपको इस क्रम में चलना है, ठीक है। तो यानी इनसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना है शब्द से। तो आप कैसे चुनेंगे कि कौन सा शब्द पहले आएगा। हर शब्द अलग अलग वर्ण से शुरू हो रहा है, तो इसमें हमारे लिए ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं, बहुत ही सरल। जिस वर्ण से शुरू हो रहा है उस वर्ण का क्रम खोज लेंगे। ये जो शिक्षक है ये हमारा किससे शुरू हो रहा है, सा से शुरू हो रहा है कि ई से शुरू हो रहा है। ई बोलने वाले कौन कौन थे जरा बताना मुझे। शकल देख के नहीं, ये इक्षक है कि शिक्षक है, तो सा ही सुनाई दे रहा है ना आपको पहले, तो सा निकाल लो यहाँ पर, ये पहले आपका सा आ रहा है। ये क्या है, ज्ञान क्षेत्र, इसमें क्या आ रहा है, ग दिख रहा है, लेकिन इसको ये जान लो कि किससे मिलकर बना है, ये ज और यहाँ से मिलकर बना है, यानी ज और यहाँ, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि पहले तो हमारा क्या आ जाएगा, ज आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्तमान में हमको क्या मिला, व मिला, और मिश्रण में फिर से मिश्रण है कि मिश्रण है, मिश्रण है तो माँ लिखेगा ना। अब देख लो ये श, इस ज, इस व और इस म में से सबसे पहले कौन सा आएगा, ज मिलेगा, यानी ये आएगा, तो यानी स। इनमें से जहां स है, इन दोनों में स है, नहीं है, इन दोनों काट दो, विकल्प को काट देना ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ मिल गया स। अब देखो इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, यानी ज के बाद कौन सा आ रहा है। तो आपको पता है कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन है उसमें माँ ही है, ये तो अंतस्थ व्यंजन है और ये हमारा उष्ण व्यंजन हो गया, तो दूसरे नंबर पर ये आ रहा है, यानी द। तो द वाला हमें मिल गया यहाँ पर, ये कट गया। अब यहाँ पे हमको तीसरे नंबर पर क्या मिलेगा, उष्ण व्यंजन है, तीसरे नंबर पे ब हो गया, चौथे नंबर पे ये अ हो गया, ठीक है। तो यही क्रम हमारा हो जाएगा, इस तरह से निकाल पाओ। समझ गए पवन देव, ना समझ में आया, क्यों नहीं समझना, इसमें क्या दिक्कत हुई पता। इसका ये है कि शब्दकोश में देखो मैं बताती हूँ ये क्या कह रहा है। ये जो शब्दकोश है, इस शब्दकोश में सबसे पहले शिक्षक, ज्ञान क्षेत्र और वर्तमान और मिश्रण में से कौन सा शब्द आपको पहले पहले पेजों पे मिलेगा, मतलब सबसे पहले, ये कह रहा है। तो इस पूरी पुस्तक में हमको सबसे पहला जो शब्द मिलेगा देखने पर वो मिलेगा ज्ञान क्षेत्र, ठीक है। दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा मिश्रण, और तीसरा जो मिलेगा वर्तमान, और सबसे चौथा यानी पीछे वाले पेजों पे मिलेगा जाके शिक्षक। ये बात हमने कैसे पहचानी, किताब खोले बिना, वर्णमाला के क्रम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जो शब्द लिखे हैं वो क्रम से लिखे हुए हैं, एक क्रम से। और वो क्रम क्या है, वो क्रम ये है कि सबसे पहले शब्द जो मिलेगा हमको अंग वाला मिलेगा, दूसरे नंबर पर अ वाला, ऐसे क्रम जो अभी हमने लिखा है, जो मैंने लिखवाया, ठीक है, उस क्रम में मिलेगा। तो उसी क्रम को हमने यहाँ पर पहचाना था, समझ गए। अब दूसरा प्रश्न करके बताओ। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है। शब्द क्या है, इमली, क्षत्रिय, विजय और कमलेश। बताओ पवन, तुम बताना है इनमें से पहले नंबर पे कौन सा आएगा, कैसे पहचानोगे, सबसे पहले वर्ण को खोज लो। इस शब्द में इमली, ई आ रहा है पहले, इसमें क्या आ रहा है, अगर हम इसको देखें तो इसको तोड़ लो, ये आधा क और श का आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये जो पहले क्रम है जो है वो क है, आधा क, समझ गए ना। तो ये जो संयुक्त वर्ण है उसको ऐसे तोड़ना है। इसमें क्या है, व, इसमें क्या है, क। अब बताइए इनमें से सबसे पहले नंबर पे आपको क्या मिलेगा, इमली मिलेगा, क्योंकि स्वर है, तो इमली जो है वो हमारा पहले आ जाएगा।
अब देखो, अगर आपको विकल्प में से छाँटना है, तो आपके पास तरीका ये है कि आपको ये अ वाला विकल्प सबसे पहले नंबर पर मिल गया, तो आप जिनमें पहले नंबर पर अ है, वो विकल्प छोड़ो और जिनमें नहीं है, उनको काट दो, ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे, ठीक है? अब पता चल गया कि या तो तीसरा है या तो चौथा है इसका उत्तर। अब यहाँ पे देख लेंगे आ गया और यहाँ आ गया। अब हमें ये पता चलता है कि इसमें भी द है, इसमें भी द है, हमें खोजने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पता चल गया कि दूसरे नंबर पर द वाला आएगा, यानी कमलेश आ गया। पहले नंबर पे इमली आ गया, दूसरे पर कमलेश आ गया। अब ये तो हमारा अपने आप ही सॉर्ट हो गया, तो अब हमें तीसरे पे देखना है कि विजय आएगा कि क्षत्रिय आएगा। अब अगर आप शकल से देखोगे शुरुआत की, तो आप सोचोगे कि विजय के बाद में छ आता है, लेकिन आपको पता है कि 2 वर्णों से मिलके बना है, ये हमने कहाँ खोजा था? क वाली लाइन में। तो यानी क के तुरंत बाद तीसरे नंबर पर हमको क्षत्रिय ही देखने को मिलेगा। तो यानी स आ जाएगा तीसरे नंबर पे, तो यहाँ आ रहा है, तो ये कट गया। अब इस स के बाद विजय बाद में आ गया, तो ये क्रम आ गया। समझ गए? अब आ गई समझ में बात? चलो देखो, तो अब मैंने आप लोगों को ये शब्दकोश इसलिए ही मंगाया था कि हिंदी शब्दकोश होता है, जैसे कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आता है, तो आप गूगल पे ऐसे जाते तो हैं, लेकिन गूगल पे ना अभी शुद्धता नहीं है पूरी तरह से शब्दों की, तो कभी आपको किसी शब्द का अर्थ देखना होता है, तो आप इस शब्दकोश का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे शब्दकोश तो बहुत आते हैं, पर मैं आपको ये कहूँगी कि डॉक्टर हरदेव बहारी का ये राजपाल पब्लिकेशन का आता है ये वाला, तो ये वाला शब्दकोश आप अपने पास रखें तो अच्छा है। कोई भी शब्द होता है, किसी का भी अर्थ देखना होता है, या ये जानना होता है कि ये किस भाषा का है, या ये जानना होता है कि कोई शब्द आ गया कि इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप इस शब्दकोश के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है? तो वैसे ये होना चाहिए। है किसी के पास इंग्लिश वाले तो मिल जाते हैं, तो जिनके पास है वो उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे हाँ? नहीं ये वाला पर्याप्त रहता है, आधे में फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं जैसे। तो हाँ, लेकिन आपका शब्दकोश ऐसे भी आते हैं, हम देखो एक शब्दकोश ये भी है और ये भाग 1 है। भाग 1 का मतलब है इतनी ही मोटा, इसका भाग 2 भी है। यानी जितना आपने देखा ना, तो इसमें दुगनी मात्रा में, तो इसको मैं नहीं कहूँगी, ये वाला तो टीचर जैसे लोगों के लिए ठीक है। ऐसे शब्दकोश मेरे पास अलग-अलग कम से कम 4 या 5 है, 5 हैं अलग-अलग उनके। तो खैर ये तो शब्दों का एक जाल है, पूरा चलता रहता है, तो आपको बस इतने से ही काम चल जाएगा। हाँ, ये ठीक है, शब्दकोश खरीदना है तो अच्छा ही रहता है, ऐसा नहीं है आप खरीदेंगे आपके पास है, अपने बच्चों के लिए भी भविष्य में आगे आपके लिए रहे, या कुछ भी लिखते हैं तो आराम से देख सकते हैं, और देखने का तरीका मैंने अभी आपको पढ़ाया। मान लो कि कोई भी शब्द आपके सामने आया, तो ये नहीं होता कि पूरी किताब आप पन्ने पलटेंगे, आप वो क्रम में जाएँगे और उसी क्रम में आपको वहाँ पे वो शब्द मिल जाएगा। तो इसमें जो और आगे बढ़ के क्रम होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि और कहाँ तक हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं शब्द लिख रही हूँ, शब्दकोश, ठीक है? शब्दकोश ही लिख रही हूँ। अब ये जो शब्दकोश शब्द आपको खोजना होगा, तो आप कैसे खोजेंगे? तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम सीखेंगे वर्तनी में वर्ण विच्छेद, ठीक है? वर्ण विच्छेद हमारा क्या होता है? वो हमारे वर्णों को विच्छेद करना सिखाता है, यानी वर्ण अलग निकालना स्वर और व्यंजन में। जैसे ये हो गया हमारा व्यंजन, ये हो गया इसका स्वर, फिर आ गया हमारा व्यंजन। अभी मैं खुद कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको ये सिखाया नहीं है। फिर इसके बाद हमारा व्यंजन क्या होगा? द, और इसका स्वर क्या हो जाएगा? अ। फिर हमारा व्यंजन हो गया क, इसका स्वर हो गया हमारा ओ। ठीक है? फिर हमारा व्यंजन आ गया स, और इसका स्वर हो गया हमारा अ। तो ये इस तरह से इसी को कहते हैं वर्ण विच्छेद करना। अब जब आप शब्दकोश में खोजने के लिए चलते हैं ना, तो आप कैसे खोजेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे स वाली लाइन, और स वाली लाइन कौन-सी? अ स्वर की। अगर मान लो आपने ये स वाली लाइन खोजी और उसमें आपको कोई शब्द ऐसा दिख गया यहाँ पे, तो आप आगे नहीं, वापस पीछे आएँगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या? अ वाली लाइन चाहिए, ठीक है? फिर उसमें जब आप जाएँगे तो आप ब वाली लाइन खोजेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो द, और द में भी अ। मान लीजिए कि आप इतना आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपको द के साथ अगर ओ आ गया, तो आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं। तो ये क्रम ऐसे चलता रहता है शब्दकोश में जब आप देखते हैं। तो यही होता है, अंग्रेजी का शब्दकोश देखना तो बहुत सारे छात्रों को आता ही है, बचपन से देख लेते हैं, तो बस क्रम वही है। आपको ये पता होना चाहिए, अंग्रेजी में आप ऐसे ही तो चलते हो ना एबीसीडी वाले देखकर, हिंदी के ऐसी शक्ल को देख के घबरा जाते हो, तो भाई यही चीज़ गलत है कि घबराना नहीं है, बस उसको समझ लो कि ये ऐसे लिखा है, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? चलो, अब ये आपका शब्दकोश यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद कल आपकी पॉइंट जो रह गया था उसमें मैंने आपको बता दिया था, नेनुनासिक यानी कहाँ तक बता दिया था? कोमल तालव तक। निकाल लो अपनी नोटबुक। काकल्य वर्ण तक बताया था ना, कोमल तालव तक। उसके बाद काकल्य शब्द दिया है जिसे स्वरयंत्र मुखी भी कहते हैं, और काकल्य हमारा कौन सा था? ह। ह और विसर्ग अह, ठीक है? इन दोनों को हम काकल्य कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमें मुख से आवाज़ निकालनी पड़ती है। उसके बाद शब्द दिया है अक्षर। अक्षर के लिए परिभाषा दी है कि अक्षर उस छोटी से छोटी इकाई को कहा जाता है जिसका उच्चारण एक झटके में हो सकता है। एक झटका, इसे कुछ लोग आघात भी कहते थे। एक आघात, आघात का मतलब होता है एक बार में हम उच्चारण कर पाए। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो स्वर होते हैं, यानी अ से लेकर और औ तक, इन स्वरों को हम एक झटके में उच्चारण कर पाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो आप इन स्वरों को अक्षर कह सकते हैं। तो जब हम इन स्वरों को अक्षर कह देते हैं, तो हमारे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मैसेज चला जाता है कि हम वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम उस वर्ण को अक्षर कहते हैं जिसका उच्चारण संभव है, लेकिन जिसका उच्चारण संभव नहीं है, जैसे कि क, हमारे यानी व्यंजन, तो व्यंजन का उच्चारण संभव तो है ही नहीं, तो आप व्यंजन को अक्षर नहीं कह सकते। तो व्यंजन को अक्षर कब कहा जाता है? जब हम इसमें किसी भी स्वर को सम्मिलित कर देते हैं। मान लो हमने आ स्वर इसमें लगा दिया, तो ये हमारा बन गया का। तो ये का अब इस समय हमारा क्या है? एक अक्षर है। ये वो अक्षर है जिसका उच्चारण हम कर पाते हैं। तो ये एक मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों के मध्य में कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है, तो ये बात समझना है। तो हम स्वरों को अक्षर कह सकते हैं, लेकिन हम व्यंजनों को, केवल व्यंजनों को अक्षर कभी नहीं कह सकते।
आगे दिया हुआ है हमारा, शब्दों में प्रयोग के आधार पर अक्षर दो प्रकार के माने जाते हैं। ये आपकी परीक्षाओं में कभी आता नहीं है, आज तक कभी आया भी नहीं है, लेकिन ये मॉक टेस्ट में किसी महानुभाव ने पूछ लिया था, तो इसलिए मैंने आपको ये दे दिया है। परीक्षा में आता नहीं है ये, हमारे किसी विद्वान ने इसके बारे में थोड़ी-सी व्याख्या करी है कि अक्षर दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त अक्षर। तो दोनों में क्या अंतर होता है? बद्ध अक्षर यानी जिस शब्द या अक्षर के अंत में व्यंजन होता है, उसे हम बद्ध अक्षर कहते थे। जैसे श्रीमान शब्द अभी तक लिखा जाता था, उन के अंत में विसर्ग हल लगा देते थे, तो ऐसे शब्दों को कि ये बद्ध अक्षर है, ठीक है? और मुक्त अक्षर जिसके अंत में स्वर होता है, ठीक है? वो हमारा मुक्त अक्षर हो जाता है कि वह अपने उच्चारण के लिए मुक्त है। तो इसमें कोई ऐसा खास है, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में कभी आता नहीं है, बस दिया है। एक पॉइंट और आता है आपसे, यह भी आपकी परीक्षा में कभी नहीं आया है और आने की संभावना भी नहीं है, लेकिन आपके मॉक टेस्ट में फिर कोई आपसे पूछे और ये करे कि शिथिल वर्ण और कठोर वर्ण। मैंने अक्सर यहाँ पे देखा है कि कुछ अध्यापक जो है अपना दबदबा बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस निकाल कर लेकर आते हैं, जिसे जब वो मॉक टेस्ट अपना दे रहे होते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ के आया, इनके पास तो कुछ नया है। तो ये वही है कि जैसे शिथिल वर्ण दिया हुआ है और कठोर वर्ण, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वीनाथ पांडे ने ये अलग से व्याख्या दी थी शिथिल वर्ण की और कठोर वर्ण की। तो उन्होंने वर्णों को दो प्रकार से विभाजित कर दिया था कि ए जो हमारा अ, ई, उ और सघोष व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन, इनको उन्होंने कह दिया कि ये शिथिल वर्ण में आएंगे, और हमारा आ, ई, उ और उसके साथ अघोष व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, ये कह दिया कि ये कठोर कठोर वर्ण में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इनके शब्दों पे जाएंगे तो दिमाग कच्चा खा जाएगा, ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि सारे सघोष अल्पप्राण हो ऐसा संभव नहीं है और सारे सघोष महाप्राण हो ऐसा संभव नहीं है। और सवाल उठता है कि उन्होंने ना ऐसे ही दिया है, जितना मैंने आपको लिख के दिया है ना, ये मैंने उनकी कॉपी उनकी बुक से ना इसको एज इट इज उठा के ऐसे रख दिया है, तो उन्होंने ऐसी व्याख्या दी है। अब इन्होंने ये नहीं बताया, क्योंकि सवाल उठेगा आपका, कह रहे हैं कि सघोष व्यंजन अल्प प्राण, शब्द दिया है, इन्होंने कहा है कि सघोष अल्प प्राण। जब आप सघोष को देखने जाते हैं तो आपको कौन सा मिलता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इसमें कह रहा है अल्पप्राण, तो एक अल्पप्राण आपका ये हो गया और एक अल्पप्राण ये हो गया। सवाल उठता है, तो ये जो आपकी चौथी लाइन है, ये हमारा फिर जो दिया है शिथिल वर्ण, ये नहीं होगा, ठीक है? फिर इसने कहा है आगे कि अघोष व्यंजन, यानी कठोर वर्ण क्या बोला है कि कठोर वर्ण क्या होगा? अघोष व्यंजन महाप्राण। तो जब हमसे ये कह रहा है कि अघोष और महाप्राण, तो आपको पता है कि अघोष में हमारा पहला और दूसरा आता है, तो अघोष और महाप्राण में हमारा पहला तो आएगा नहीं, तो दूसरा आ जाएगा, तो यानी इसमें हो गई ये दूसरी लाइन, तो यही हो जाएगा ना, ये तो ये नहीं है। तो अब अगर कोई सवाल करे कि ये हमारा अल्पप्राण, मतलब ये हमारा अल्पप्राण तो है लेकिन सघोष नहीं है, तो फिर ये शिथिल वर्ण नहीं है। और यहाँ पर ये हमारा महाप्राण तो है लेकिन ये सघोष नहीं है, तो फिर ये हमारा कठोर वर्ण नहीं है। तो बाकी जो बच गए वो कहाँ रह गए? ठीक है ना? हम ये दिमाग, फिर ये दिमाग आप लोग ही चला सकते हो। तो वहीं पे बात आ गई कि अब ऐसा लिखने का क्या कोई औचित्य रहा, क्या कोई मतलब रहा कि भैया कठोर वर्ण क्यों कह रहे हो, शिथिल वर्ण क्यों कह रहे हो, कोई लॉजिक तो लेके आओ, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो ऐसे पॉइंटों को मैंने अपने नोट्स में नहीं रखा था अभी तक, इसलिए ही नहीं रखा था क्योंकि इनका लॉजिक कुछ नहीं है, ना ही परीक्षा में आते। पर वही बाजारवाद मुझे मजबूर कर दिया। मैंने कहा ना कि जो मक्खन निकाला था आप लोगों के लिए, वो वापस से दही में डाल दिया है। इसीलिए क्योंकि बच्चा आगे जैसे प्रश्न करता है ना कि मैम ये वाला तो दूसरे मॉक टेस्ट में आ रहा है, आपने बताया नहीं, आपने पढ़ाया नहीं, तो इस वजह से मुझे वापस से निकाल के ना ऐसे करना पड़ा कि वही वाली बात हो गई कि किताबें जो हैं जैसे आप पढ़ते हैं, तो फिर फर्क ही क्या रह जाएगा एक टीचर के पास पढ़ने में और 200-300 रुपए की किताब लेके पढ़ने में। तो इतनी सारी कहानी बताई, अब इतनी सारी कहानी में कंक्लूजन ये समझ लो, मैंने अपने हाथ से आपको जो जो पॉइंट लिखवाए हैं उन पॉइंट पर फोकस करना। जो चीज आपको लिखकर दे दी गई है उनको एक बार पढ़ के छोड़ देना, ज्यादा पीछे उसके मत पढ़ना। उन पॉइंटों में अगर नोट या विशेष ऐसे करके दिया हुआ है कोई पॉइंट, उसको बिल्कुल अपने दिमाग में याद कर लेना, क्योंकि वो सीधा सीधा प्रश्न है, ठीक है? तो हमें कुल मिला के पूरी वर्णमाला में ये बात समझ में आती है कि जो आप लोगों ने हाथ से लिखा है जिन जिन पॉइंटों में, वो आपके महत्वपूर्ण हैं, और बाकी और जो चीजें आपको दी गई है ऐसे लिख के एक बार पढ़ना है, छोड़ देना है। परीक्षा में प्रश्न किस तरह के आएंगे जल्दी से एक बार देख लो। अब आप लोगों को अभ्यास करना है घर जाके, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके पास आपकी अभ्यास पुस्तक में है, ठीक है? दूसरा, आपकी जो ये वर्णमाला खत्म हुई है, जो मैंने दिखाया था ना आपको कि आप जाएंगे तो पीडीएफ के नीचे आपका अभ्यास प्रश्न वाला ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे आपकी लिस्ट आ गई होगी, तो वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है? आ गई होगी या फिर आ जाएगी आज की क्लास के बाद, ठीक है? मिल जाएगा। अब जैसे मान लो मैं आप लोगों से कुछ कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, अब आपको अपना दिमाग लगा के पूछना है, 10 मिनट और हम क्लास लेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 है, बताइए। प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना, कह रहा है निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है, ये बताना है। विकल्प कह रहा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, फिर कह रहा है च वर्ग, प वर्ग। अब देखो, जब ऐसे प्रश्न आएंगे ना तो आपको ना अपना समय भी बचाना है, और तो कैसे आप बचाएंगे, तो आप देखो कि यहाँ पे क्या दे रखा है। शुरुआत में यहाँ पे इसने कहा है पहला वर्ण ट ही दे दिया है, मतलब गलत है, काट दो। यहाँ पे दे दिया है च, तो गलत है। अब यहाँ पे आ गया क, मतलब ये सही हो सकता है, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर च, फिर ट, फिर त, फिर प, तो मतलब हमारा पहला ही हो गया, ठीक है? ऐसे। इसके बाद प्रश्न संख्या 27, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन सा है? अब इसने कहा है कि संयुक्त अक्षर, ठीक है? अब विकल्प यहाँ पे कह रहा है उ, उ, ल या छ, त्र, ग, ए, आ, ज, प, फ, ब।
तो संयुक्त अक्षर यानी वो संयुक्त अक्षर जो दो वर्णों से मिलकर बने हैं। तो इसमें हमको कौन से दिख रहे हैं? ख दिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब इसी तरह से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। देखो, कह रहा है कि क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? नीचे नुक्ता लगा है तो आपको दिख रहा है, अरबी फारसी भाषा की हैं, आराम से समझ में आ गया। ठीक है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो आपको पता है कि क से हमने क से कंठ से क और याद ही लिखा हुआ है तो क आ रहा है। च कौन सी? अगर मैं आपसे पूछूं च कौन सी है? च कौन सी है? तालु। अरे दूसरी वाली नहीं, तालु। कौन सी है? तालु। और ये तो तालु था, और र वर्तस से पढ़ा था यानी दंतमूल। याद रखना है, उन पॉइंट को ऐसे ही याद है। ठीक है, और जो ट है ये मूर्धा उच्चारण करके ट बोल रहे हैं, मूर्धा से बोला जा रहा है तो ये मूर्धा आ गया। ठीक है, निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है? जब इसने कहा इकारांत तो कहाँ खोजेंगे? अंत में। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ई से अंत होने वाला, इसमें तो ओ है, कट जाएगा। इसमें आ रहा है बड़ी ई, लेकिन ये पूछ क्या रहा है? छोटी ई पूछ रहा है, तो ये कट जाएगा। इसके अंत में ए दिया हुआ है यानी ये कट जाएगा, यहाँ दिया ध्वनि तो यही है अंत में, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा इकारांत। ठीक है, अब इसी तरह से आगे प्रश्न आता है हमारा, वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष, सघोष। अब आपको पता है कि पहला और दूसरा वो हमारा क्या है? अघोष हो जाता है, हमने याद किया ही था। सघोष जो है वो तीसरा, चौथा, पांचवा है। और जब अगर मान लो हम अल्पप्राण और महाप्राण की देखें तो अल्पप्राण हमारे छोड़ के हैं, एक छोड़कर दूसरा, तो जब एक छोड़कर दूसरा होता है तो क्रम तो यहाँ पे लगातार है, तो इसलिए अघोष ही हो जाएंगे। प्रश्न दिया 21, यह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ख में आ रहा है, ज और य। ठीक है, इसी तरह से अगला आ रहा है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि देखो ये महाप्राण की बात कर रहा है, यानी जिनमें ज्यादा हवा निकलेगी। तो ये क और च पहला है, कट जाएगा। क पहला है, देखो एक ही आते ही कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा ख दिया हुआ है और ये घ दिया हुआ है, तो यानी ये दोनों महाप्राण है। अब यहाँ पे हम बात करें य र की, तो ये अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्पप्राण थे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये आ गया। अब देखो इसको ना आप ऐसे याद कर सकते हो, कई बार ऐसा हो सकता है हम ना इसको याद करने में आपको दिक्कत हो कि जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है ना और दूसरा हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो अल्पप्राण और महाप्राण में आप ऐसे याद कर लो कि अंतस्थ में अ आ रहा है तो अल्पप्राण में अ आता है, यानी ये अल्पप्राण ही रहेगा। तो इसके नाम से आप इसको याद कर सकते हो। तो दूसरे नंबर का जो है ये महाप्राण है और ये पहला जो है ये अल्पप्राण है। तो क्योंकि वो पहला, दूसरा, तीसरा तो आपने उच्चारण से याद कर लिया था। हाँ, यही तो पूछेंगे, वही तो बता रही हूँ, अभी तो याद नहीं है। और क्या पूछेंगे पेपर में? हाँ, ऑनलाइन में नहीं, वही तरीका तो बताया है। आपको विभिन्न तरीके बताए जा रहे हैं यहाँ पर। देखो, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? अब अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आपको समझ में आ गया कि जो दूसरी सहायता से बोली जाती है मतलब वो व्यंजन ही बोले जाते हैं। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया गया कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जिनकी सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं, अक्षर के अंदर स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही, यही तो समझना है। देखो, मेरे पास दो तरीके हैं आपको पढ़ाने के, मैं आपको प्रश्न देकर ऐसे रटवा दूं, और एक तरीका है कि मैंने आपको पूरी थ्योरी पढ़ा दी, अब प्रश्न लिखो, कितने भी 1000 तरह के प्रश्न लिख लो, सब आते हैं आपको। ठीक है ना, टेस्ट भी ले लूंगी, पहले ये तो बता दो, इसे बताओ अंतस्थ वर्ण कौन सा है? कौन सा है बताओ? ख, 11 लवा हो गया। देखो, ये बताओ कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है? बताओ, विकल्प क्या है? ऊष्म, अनुस्वार, अंतस्थ और अयोगवाह। स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारण की जब बात आएगी तो वो आपका अंतस्थ होगा। समझ गए कैसे? परिभाषा लिखवाइए, जाके देखो, देखो जल्दी जाओ, जहां अंतस्थ की परिभाषा लिखी हुई है वहीं समझाया था, फोकस कराया था कि जब बीच उच्चारण की बात करेगा। देखो अभी देखो, अभी देखोगे तो आगे के लिए याद आएगा। ये ऑनलाइन वाले छात्र भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी प्रश्न से करते हैं बार बार। हाँ, अंतस्थ, जहां पे तुमने मुझसे डाउट किया था कि मैम समझ नहीं आया आपने क्या बताया था, क्या मुझे सब याद रहता है, मुझे डाउट भी याद रहते हैं आपके, कब कौन सी जगह पे पूछा। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा लिखवाई थी और कहा था कि स्वर व व्यंजन के बीच उच्चारण शब्द को रेखांकित कर लेना, परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारण शब्द जब आएगा तो उत्तर अंतस्थ रहेगा। ठीक है ना, मिला नहीं मिला? नहीं मिला, बताओ ना इनको, अंतस्थ व्यंजन जहां पे दिया हुआ है ऊष्म व्यंजन के बाद, उसमें देखो ना, मिल गया ना? हाँ, तो उसको ऐसे ही याद करना है। अब इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 31, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है? अरे, कड़ी शब्द में बताया था, कड़ी शब्द का मतलब दोनों के गुण। क्लास में रहते हुए दिमाग नहीं है यहाँ पे, अब डंडा लेके आऊंगी कल से। कहा था जब कड़ी की बात पूछी जाएगी तो इसका मतलब दोनों के गुण, और दोनों के गुण किसमें होते हैं? अयोगवाह में, है ना? फोकस भी करवाया है, नोट्स में लिखवाया है उस चीज को। दोबारा सुन ला लूं मैं कि मैम यहाँ पे समझ नहीं आया। ठीक है, समझ गए ना? पवन देव, डांट खा रहे हो क्यों? किसकी शक्ल देख के उठे थे?
चलो देखो, प्रश्न संख्या 13, व्यंजन श का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, कंठ, दंत। मूर्धा क्योंकि हमने याद किया है, क से मत बोलना। आपको कल ही याद कराया था कि तालु श, मूर्धा श, दंत स, याद कर लेना, आपको डबल फायदा मिलेगा। कैसे? एक तो आपको उनका उच्चारण स्थान याद रहेगा, दूसरा आपको उसका उच्चारण करने में आसानी रहेगी। अब परीक्षा में यही पूछा कि याद होता कि ये मूर्धा श है हमारा, तो अगर इसको षटकोण वाला श न पढ़ के मूर्धा श पढ़ते तो आपको उत्तर पहले से ही पता है। ठीक है, बताओ प्रश्न संख्या 14, छ ध्वनि क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण में आ जाएगी। ठीक है, चाहे संयुक्त व्यंजन लिखे, है ना। प्रश्न संख्या 15 बताओ, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क। अब पता चल गया ना, सोचने की जरूरत नहीं है। ये आपका प्रश्न लगभग शायद 2007 या 2008 के आसपास में आता था। ठीक है, उस समय आया था, 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे जो किताब है आपकी, उनमें आंसर लिख कर दे दिया। आपको ये व्याख्या कभी समझाई नहीं थी और छात्रों को समझ में नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे छ हटाकर अगर मैं त्र रख दूं या ग रख दूं तो आपको पता चल जाएगा ना कि वो कहाँ आएगा। ठीक है, आज ही पढ़ा है हमने। बताओ, निम्न में अनुनासिक अक्षर मैंने प्रश्न पूरा पढ़ा ही नहीं है और उत्तर खोजने लग गए आप। हमेशा एक बात और याद रखना, अगर प्रश्न पूरा नहीं पढ़ा तो गलत उत्तर लिख कर आओगे। कह रहा है नहीं है, तो इसमें ये पांचवा 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 पांचवा, इसमें ये पांचवा 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 पांचवा, इसमें ये संयुक्त अक्षर है। ये पांचवा, ये पांचवा, ये यहाँ पे ये 5-5, यानी अनुनासिक कौन से होते हैं? पांचवे होते हैं। ये संयुक्त अक्षर है, यही हो जाएगा उत्तर। ये वो प्रश्न है जिसका डाउट आता रहता है मेरे पास, कहते हैं मैम इसमें उत्तर ये होना, मतलब ये कैसे दिया, ये कैसे होगा, अनुनासिक तो नहीं। अरे वो पूछ रहा अनुनासिक नहीं है। एक कहावत है, मतलब लोकोक्ति, वही ढाक के 3 पात का मतलब पता है तो क्या होता है? ढाक का पेड़ जो होता है ना, आपने देखा होगा, उस पे जब भी आप उसको देखोगे सिर्फ 3 पत्ते लगे हुए होते हैं उसपे। चौथा पत्ता जैसे ही निकल के आता है तो वो तीसरा पत्ता जो नीचे वाला होता है ना, गिर जाता है। तो उसमें ये एक पौधे की अपनी एक प्रवृत्ति है उसकी, कि उस पर 3 ही पत्ते लगे होते हैं। तो इसको जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना कि उसको अच्छी तरह से समझा लो, बुझा लो, फिर करा लो, फिर उसके बाद फिर से पूछो तो वो फिर वैसा ही वैसा ही, तो कहते हैं वही ढक के 3 पात। और इसी के लिए एक और लोकोक्ति कही जाती है, सुना है? कहते हैं 12 साल नली में रखी फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी, एक और कहावत आती है। मैं अब जैसे अरे इंसल्ट करना नहीं है भाई, आपको मैं मुहावरा याद करवा रही हूँ लोकोक्ति। पर मैं सिचुएशन ये बता रही हूँ कि बेटा अभी तुमने जो शब्द बोला ना, ये शब्द मुझे ना ऐसे हताश करता है। जैसे आपने कहा मैम ये कैसे याद होंगे। तुम्हें वर्णमाला के अंदर 7 क्लास पढ़ाई है मैंने, और इन 7 क्लास में मैंने तुमको वही पढ़ाया है कि आप इनको याद कैसे करोगे। वो है आपके पास ऑनलाइन क्लासेस? नहीं ली, क्यों नहीं ली? पैसे कम पड़ गए थे? अब एक काम करो, आगे ना एक दिन का आगे 7-8 दिन ना एक दिन एक टाइम का कम खाना खाओ, ठीक। और वो मत बनाओ, खर्चा बचेगा ना, जो वो खर्चा बचेगा उस खर्चे बचा के ना उसे ऑनलाइन बैच खरीदो। ठीक है, और देखना ये मैं क्यों कह रही हूँ, एक टाइम खाओगे मरोगे नहीं। थोड़ा कठोर वचन जरूर है। जो विद्यार्थी होता है ना अल्पाहारी होता है, इससे फायदा होगा। भूख लगेगी, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो पढ़ाई करोगे बैठ के आराम से, है ना। तो ध्यान रखना, जब अपने आप को ये कहोगे कि जब तक ये याद नहीं कर लेते तब तक खाऊंगा नहीं, तो दिमाग को भी थोड़ा सा दंड दंड देना सीखो दिमाग को, है ना। हाँ, याद करके। तो जो मैंने क्लासेस पढ़ाई है ना, इन क्लासेस को फिर दोबारा देखना, अभी नहीं, अभी टेंशन मत लो। तुम बहुत जल्दी टेंशन है, तो उस दिन भी समझाया था मैंने तुमको कि टेंशन मत लो पढ़ाई की। एक प्रश्न और बता दो मुझको जल्दी, उसके बाद छुट्टी है आप लोगों की। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन, रुक जाओ उत्तर मत बोलना, पहले मैं पूछूंगी किसी से भी। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? पहला विकल्प दिया है अ, दूसरा विकल्प दिया है ओ, तीसरा विकल्प दिया है आ, चौथा विकल्प दिया है औ। दीर्घ स्वर कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है अ, ओ, आ, औ। पवन बताओ इसका उत्तर। इसमें ग उत्तर लग रहा है, और इसके अलावा एक से अधिक उत्तर लग रहे हैं। अरे डरो मत, सही उत्तर बता रहे हो ना, डरने की जरूरत नहीं। बताओ, ग लग रहा है। ये आपने उत्तर क्यों चुना, क्या सोचकर? दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर आपका ओ और औ भी तो है, लेकिन उनको क्यों नहीं चुना? क्या देखा नहीं? क्या 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 बताया? अच्छा पहले ये भी क्या देखो क्या हाँ, क्या मत बोलो हाँ। अरे बेटा
ऐसे मालूम पड़ गया था। और अगर ये दिख गया तो फिर अब क्या हुआ? देखो ध्यान दो यहाँ पर। और सबका उत्तर क्या है? ग है। देखो इसने कहा है दीर्घ स्वर, हमें हमने पूछा है, हमको ये पता चल गया ये तो ह्रस्व है, तो ये तो कट गया। अभी हमें ये आ दिख रहा है, हमको ये दोनों भी दिख रहे हैं, लेकिन जब ये दोनों भी दिख रहे हैं तो उत्तर तो हमारा कोई एक ही होगा। तो फिर हमें ये चुनना है, ये खोजना है कि इनमें तीन में से वो दो कौन से वर्ण हैं जो दीर्घ स्वर के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर स्वर, तो वहां पे हमको बताया कि जो हमारे 7 दीर्घ होते हैं उनमें से 3 दीर्घ हमारे मूल होते हैं। कौन कौन से? आ, ई और उ, ये इनको हम मूल दीर्घ भी कहते हैं। और उनमें से 4 हमारे थे, ए, आय और ओ और आओ, इनको हमने संयुक्त स्वर का नाम दिया था। तो अब हमें यहाँ समझ में आ गया कि ये पूछा है दीर्घ स्वर और यहाँ 3 विकल्प हमें दिए हैं सही। तो हमें मूल दीर्घ वाले को ही ध्यान देना है। इन दोनों को हमने किसके अंदर से बाहर कर दिया कि ये संयुक्त स्वर भी है। ठीक है, तो संयुक्त स्वर भी है, तो इनको बाहर करके उत्तर हमारा ये हो गया। तो परीक्षक को इसे लिखना चाहिए था कि मूल दीर्घ, लेकिन उसकी मर्जी, वो नहीं लिखना चाहता। क्यों नहीं लिखना चाहता? क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर हमारे स्वर 2 प्रकार के हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। और संधि स्वर 2 प्रकार के हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, तो उसने हमसे दीर्घ ही पूछा है। ये बात अलग है कि मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया कि संधि स्वर में आपके सारे दीर्घ, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, जिन्हें हम बड़ा स्वर भी कह देते हैं, आते हैं। ये मैंने जो ब्रैकेट में आपको नाम लिखा है, आपको पहचान देने के लिए लिखा है, जो हमने उच्चारण काल के आधार पर लिखे थे, समझ गए ना? तो हमने ये यहाँ पे दिया और आपको जो मूल स्वर था ये बता दिया कि इसको हम ह्रस्व और हम इसको लघु भी कहते हैं, ताकि आपको मूल में कहीं कंफ्यूजन हो तो ह्रस्व या लघु याद हो तो आप ये जान जाओ कि ये वही है। समझ गए ना? तो ऐसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से अलग चीज नहीं होती। अब जैसे दिया है होठों की स्थिति के आधार पर, आपको पता है 2 प्रकार की होती हैं, तो स्वर के होठों की स्थिति के आधार पर विकल्प दिया है, तो आराम से कर लो। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में। कल क्लास लोगे या छुट्टी करोगे बताओ? हाँ, देखो मैंने आप लोगों को ना एक बार पहले भी बताया है कि मुझे 21 तारीख से लेके और 24 तारीख तक छुट्टी रखनी है, वो मेरी मजबूरी है क्योंकि वो दिसंबर से सेट है। और वो यही छुट्टी चलने के मतलब देने के चलते में मैं आपके इस महीने में बैच शुरू नहीं कर रही थी, तभी मैंने 27 तारीख से सुबह वाला बैच शुरू किया था। लेकिन कुछ छात्रों को जरूरत थी कि नहीं मैम ऑफलाइन ही पढ़ना है, और कोई बात नहीं, अब अगर हम तब तक इंतजार करेंगे कम से कम 1-2 टॉपिक तो हो ही जाएंगे। तो इस चीज को लेते हुए अभी आपकी कोई परीक्षा तो है नहीं नजदीक। मान लीजिए कि अगर हमारा बैच अभी ना शुरू होकर हमारा 27 को शुरू होता, तो अभी तक हम जहाँ पे पहुंचे हम उतने भी नहीं पहुंच पाते, तो हम 27 के बाद ही चलते। तो कोई बात नहीं, 4 दिन की छुट्टी है उनको हम मैनेज कर लेंगे, जब उसके बाद मैं सैटरडे के दिन क्लास ले लिया करूंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहो, अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी तबियत जो है ठीक नहीं है, मैं मुझे फीवर हो रहा है 3 दिन से, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल छुट्टी ले लें, कल परसों होली की छुट्टी।